आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं इमरान खान और लेकर हाजिर है आज का मुद्दा। जी हां, आज का मुद्दा पिछले 36 घंटों से भी ज्यादा वक्त से, यूं कहें 3 दिनों से बना हुआ था। एक ही तमाम मीडिया अटेंशन एक मुद्दे पर था और था भी ये बहुत बड़ा मुद्दा, बहुत बड़ा मसला। हालांकि आज ये यहां पर खत्म हुआ धरने के साथ, लेकिन नई शुरुआत भी हुई है, क्योंकि ममता बनर्जी का साफ तौर पर कहना है कि वो अब दिल्ली जाएंगी, दिल्ली कूच करेंगी और एक ही नारा है, मोदी हटाओ देश बचाओ। तो कोलकाता में जारी सियासी उठापटक खत्म हो गई है। ममता बनर्जी ने चंद्रबाबू नायडू की अपील के बाद अपना धरना खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि हम साथ मिलकर के लड़ेंगे तो वो लड़ाई भी बड़ी होगी और हम जीतेंगे भी। मैं अपने सभी हामी से लड़ेंगे तो वो लड़ाई भी बड़ी होगी और हम जीतेंगे भी। मैं अपने सभी हामी सियासी पार्टियों का शुक्रिया अदा करती हूं, यह भी कहा दीदी ने। और सभी सियासी पार्टियों की गुजारिश के बाद उन्होंने अपना धरना खत्म कर दिया। हाँ, या हम यूं कहें कि वो इंतजार में थी कि कोई ऐसा सही मौका मिले तो वो अब धरने को खत्म करें। और चंद्रबाबू नायडू वगैरह पहुंच गए तो उनको ये वक्त बड़ा मुफीद लगा। उन्होंने कहा कि मैंने बड़ी लड़ाई पहले भी लड़ी है, इसलिए मुझे इस धरने को जारी रखने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये लड़ाई जमहूरियत को बचाने की थी, इसलिए मैंने लड़ा। तो ये रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं आज दिन भर आज क्या क्या हुआ। जी सलाम की इस पर नजर पिछले 3 दिनों से बनी हुई है। हम लगातार इस पर बहस कर रहे हैं, बहुत आसान लफ्जों में आपको इसके सियासी पहलुओं को, कानूनी पहलुओं को, तकनीकी पहलुओं को समझाने की कोशिश करते रहते हैं। तो वजीर आला ममता बनर्जी इससे अपनी मॉरल विक्ट्री बताती हैं, नैतिक जीत बताती हैं। तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की यह हिदायत है कि राजीव कुमार ताउन करें और शिलांग में अब उनसे प्रॉपर पूछताछ होगी, प्रॉपर उसके साथ में अब जांच की जाएगी और सियासी मुदाखलत यहां ना हो, इसलिए शिलांग का रास्ता अब दिखाया गया है कोर्ट के जरिए। ममता बनर्जी ने दिल्ली चलो का भी ऐलान कर दिया है। वो इस सियासत को और लंबा खींचना चाहती हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने अपने को मोदी के सामने पेश करने की पूरी तरह से कोशिश की, एक मजबूत विकल्प के तौर पर, मुतबादिल के तौर पर 2019 के इंतखाबात के लिए अपना नाम आगे खुद कर दिया है, बहुत ही सियासी तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। एक और काम उन्होंने अंदर कर दिया, वो ये है कि लेफ्ट वेस्ट बंगाल में कुछ कमजोर हुआ है, ममता बनर्जी के बाद बहुत कमजोर हुआ है। कांग्रेस के एमएलए अगर हम बात करें, वहां पर टीएमसी कई तोड़ चुकी है, वहां पर कांग्रेस वहां वैसे ही कमजोर है। ऐसे में लेफ्ट ने पिछले दिनों एक बड़ी रैली की थी, उसमें लाखों लोग आए थे, यह भी हुआ था लेफ्ट की रैली में। तब कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को लगा, उनकी पार्टी को लगा कि यह मुकाबला अगर बन जाता है तो आगे दिक्कत होगी। उन्होंने बहुत ही चतुराई के साथ और बहुत ही सियासी चाल, जिसको कहते हैं पासा, ऐसा फेंका कि उन्होंने कहीं ना कहीं कोशिश करने की कोशिश की है। यह कोशिश उन्होंने की है कि टीएमसी वर्सेस बीजेपी हो जाए 2019 में भी और आगे भी, और वो ऐसा करने में भी कामयाब होती नजर आ रही है। और यह भी सच है कि बीजेपी की जमीन वेस्ट बंगाल में मजबूत नहीं है, वो वहां की परंपरागत पार्टी नहीं है। तो सीधे तौर पर अगर ये मुकाबला इन दोनों सियासी जमातों के बीच होता है तो ममता बनर्जी भारी पड़ती है। ये इंतजाम भी उन्होंने कर लिया, मतलब इधर ऊपर दिल्ली तक के लिए इंतजाम अपना मजबूत कर लिया है, अगर आगे कोई बात होती है तो चेहरा, और इधर अंदर भी अपना खेल करा दिया स्टेट के अंदर। बहुत बड़ी सियासत उन्होंने चली है इस मुद्दे को लपक करके, और एक सीएम को तो वो आने से रोकती हैं जैसा कि इल्जाम लग रहा है। हालांकि उनका कहना है उन्होंने ऐसा नहीं किया, लेकिन योगी आदित्यनाथ पहले रैली नहीं कर पाते हैं, फोन से संबोधित करते हैं, और आज हेलीकॉप्टर लैंड नहीं करने दिया, वो झारखंड से वाया वेस्ट बंगाल पहुंचे। इधर दूसरे सीएम की मौजूदगी में वो अपना अनशन, अपना धरना खत्म कर देती हैं। तो एक सीएम को आने नहीं देती और फिर कहती हैं कि हम संघीय ढांचे को बचाना चाहते हैं, मजबूत रखना चाहते हैं, लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं। तो बहुत सारे सवाल हैं उनकी सियासत पर, आज हम बात करेंगे। और बीजेपी को किस तरह से उन्होंने चित किया है या बीजेपी ने उन्हें, यह भी देखने और समझने वाली बात है। आइए मैं अपने खास पैनल से आपका तारुफ करवा दूं। मेरे साथ महेश वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर, इस वक्त स्टूडियो में तशरीफ फरमा, बहुत अच्छा बोलते हैं, अपनी पार्टी का मौक़िफ़ बहुत ही जोर शोर से रखते हैं। एडवोकेट राजीव रंजन जी को भी मैंने अपने साथ जोड़ा है, कानूनी पहलुओं पर इस बार में लेकर, और हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के आप सीनियर वकील हैं। राघवेंद्र दुबे जी हैं, समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर हैं। सर, आपका भी खैर मकदम है, अपनी पार्टी का बहुत बेहतर तरीके से आप मौक़िफ़ रखते हैं, मैंने हमेशा देखा है। मनीष गुप्ता जी, मनीष कुमार गुप्ता जी, सियासी तज्ज़ियाकार, अक्सर हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं, उनसे हम बहुत सारे सवाल करेंगे, जानने समझने की कोशिश करेंगे। अरशद आजमी साहब को भी अपने साथ जोड़ेंगे, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और विभूति नारायण राय भी मेरे साथ हैं, एक्स डीजी हैं आप,
साबिक आईपीएस अफसर आप रहे हैं, फोन लाइन पर हमारे साथ होंगे। उनसे भी हम इस पूरे, जिसको हम नाटक कह सकते हैं, सियासत कह सकते हैं, ड्रामा कह सकते हैं, जो भी कह लें, उस पर हम बात करेंगे। चलिए मैं सबसे पहले शुरुआत करूं। 2 मिनट में आप तमाम लोगों को अपनी बात रखनी होगी आज के विषय को लेकर के। और आज का विषय आप समझ रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू की मौजूदगी में अनशन। ममता बनर्जी ने अपना धरना तोड़ा है और उन्होंने कहा है वो अब दिल्ली की तरफ कूच करेंगी। योगी को वो आने नहीं देना चाह रही हैं अपनी स्टेट में, ऐसा उन पर इल्जाम लग रहा है। यहीं से हम बात शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं सियासी जमातों की तरफ जाऊंगा, भारतीय जनता पार्टी का रुख लेता हूं। 2 मिनट में महेश वर्मा जी अपनी बात रखिए। सर, कौन जीता वैसे आज? नहीं, आज जीत लोकतंत्र की हुई है, प्रजातंत्र की हुई है। ये आज फिर से एक इबारत लिखी गई है कि इस देश में लोकतंत्र की बुनियाद के हिलाने वालों की खैर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने तो आज ये जाहिर कर दिया। दूसरी बात, एक चीज आपको इमरान साहब समझने की जरूरत है कि आखिर में राहुल और राजेंद्र में फर्क क्या है। राहुल और राजेंद्र, आप अगर पूछेंगे कि ये कौन है, तो राहुल कुमार पश्चिम बंगाल से है, राजेंद्र कुमार दिल्ली के एक आईएएस अफसर थे, जिनके लिए केजरीवाल ने धरना प्रदर्शन सब किया। और बाद के दिनों में जब वो व्यक्ति चार्जशीट हुआ तो ये व्यक्ति बोलने के लायक नहीं रहे। आज वही परिस्थिति फिर से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ममता बनर्जी के सामने वो व्यवस्था वो कहीं दिखाई दिया और वो धरने से चुपचाप उठ के चली गई। उनका एक मेन मकसद था कि राहुल कुमार से सीबीआई पूछताछ ना करे और उसके लिए वो धरना पे बैठ गई। सीबीआई वहां धरने के उनसे पूछताछ करने गई थी, उनको अरेस्ट करने नहीं गई थी। एक आईपीएस अफसर जब कमिश्नर होता है, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का होता है, उसकी अरेस्टिंग तभी होती है जब सेंट्रल गवर्नमेंट से उसकी कोई इजाजत मांगी जाती है। अरेस्टिंग ऐसे रातों रात नहीं होती है। तो ये जो ड्रामा और ये धरना जो था, ये सबसे वाकिफ थी ममता जी, और उनका एक ही मकसद था कि किसी तरह से इस व्यक्ति को मैं सीबीआई के पास जाने ना दूं और उससे किसी तरह से वो चीज ये लोग उगलवा ना पाए जो उनके काले कारनामे, वो चिट्ठे जो कि आज तक उन्होंने उसको बाहर नहीं निकलने दिया, जिसकी वजह से वो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। आज वो जिस तरह की बर्बरता और जिस तरह की अराजकता के साथ जो वो चला रही हैं। और एक और बड़ी मजेदार एक चीज इसमें सामने आई है इमरान साहब, और वो ये कि ये वो लोग सियासी पार्टियां यहां जाके, अब ये सियासी पार्टी क्या मुंह दिखाएंगी? ये कहां चली गई थी जब केजरीवाल राजेंद्र कुमार को ये कर रहा था? उस समय तो कोई ये सियासी पार्टी, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव है तो सबको लग रहा है कि ऐसे में बहती गंगा में हम भी थोड़ा सा हाथ धो ले। तो मेरा ये कहना है कि इस तरह की सियासत से लोकतंत्र को जो कमजोर करने की कोशिश की गई है वो निहायत ही शर्मनाक है, हास्यास्पद है। ठीक है, लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश की गई है, आपका इल्जाम है, लेकिन सियासत तो तगड़ी हुई है। और ममता बनर्जी ने कहीं ना कहीं 3 दिन तक अपने पक्ष में, अपने फेवर में मीडिया को भी और सारे अटेंशन को अपने पक्ष में रखा, और वो इसमें तो कम से कम कामयाब हुई है। हालांकि आवाम फैसला करेगी। मैं राघवेंद्र जी के पास जाना चाहूंगा। अखिलेश यादव पर बी चंद्रकला मामले पर उंगलियां उठी, बहन जी पर कई बार उंगलियां उठ चुकी हैं, कई उन पर आरोप हैं। वो अपने मामलों को इस तरह से सियासी तौर पर कैश नहीं करा पाते हैं जिस तरह से ममता बनर्जी ने एक मुद्दा था उसको लपक लिया, और वो आज आप लोग जो इत्तेहाद करने जा रहे हैं या साथ में आना चाहते हैं आगे, उसमें वो एक चेहरा बनकर उभर रही हैं, उभर गई, ये तो दिखा। और वो कहीं ना कहीं कोशिश करने में लगी कि मोदी वर्सेस ममता बन जाए, या उनका नाम फ्रंट पे तो रहे कम से कम। देखिए, ममता जी ने बहुत अच्छा काम किया। मान गए ना आप, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। शिकार ही खुद शिकार हो गया। आप लोग नहीं कर पाए। कि सीबीआई जो पिंजड़े का तोता था उसे पिंजड़े में ही बंद कर दिया, और ये जो कहावत थी उसको सत्य भी कर दिया। बिना वारंट के पहुंचे थे वहां, उन्होंने हिम्मत दिखाई और केंद्र से उन्होंने सीधी टक्कर भी ली। और ये सबसे बड़ा इनकी नीयत पे इसलिए सवाल उठता है कि चाहे वो अखिलेश जी का मामला हो, चाहे मायावती जी का मामला हो। अभी आप देख रहे हैं लगातार एजेंसियों का इसी महीने जनवरी और जनवरी के लास्ट में उपयोग किया गया। और जहां तक ये कहते हैं कि संविधान का बहुत बड़ा आज का जो दिन बता रहे हैं, तो उसमें तो उन्होंने अरेस्टिंग के लिए मना कर दिया है। और दूसरा ये है कि आप सबरीमाला मामले पे तो आप दूसरी बात कहते हैं, तब संविधान का कहते नहीं, संविधान का मखौल उड़ाते हैं। राम जन्मभूमि में जब मुद्दा आगे निकल जाता है, जब तारीख आगे बढ़ाई जाती है, तो आपके बड़े नेता भी गाली गलौज करने की भाषा में उतर आते हैं, कि उनको धमकाने लगते हैं सुप्रीम कोर्ट को कि ये गलत कर रहे हैं। और जब मामला SC/ST का, उसमें भी संविधान को आप बदलते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे। और जिस तरीके से इन्होंने CBI का दुरुपयोग किया, चाहे आलोक वर्मा का मामला आपने देखा होगा, अस्थाना का मामला, CBI का चेहरा दाग पहली बार हुआ है 70 साल में कि CBI
सीबीआई जहां आपस में लड़ रहे थे कि उन्होंने कहा कि इन्होंने इतनी रिश्वत ली, उन्होंने कहा इतनी रिश्वत ली, उनको हटना पड़ा। सीबीआई का चेहरा दागदार हुआ। सीबीआई वाले पहली बार गिरफ्तार भी हो गए, ये भी अपने आप में कमाल हो गया। सुप्रीम कोर्ट में भी आपने देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट के जज आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, ये भी 70 साल में पहली बार हो रहा है। और सारी संवैधानिक संस्थाओं पर इस तरह हमला हो रहा है। और निश्चित रूप से विपक्ष को एकजुट होकर के 2019 में इनको जवाब देने की जरूरत है। और ये विपक्ष बहुत मजबूती की तरह से, क्योंकि इन्होंने जो घोषणा किया था उस पर अमल नहीं कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि दबाव की राजनीति करके हम विपक्ष को डरा धमका लें, उससे कोई डरने वाला है नहीं। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा सर बहुत सारे सवालों को लेकर के। अरशद आजमी साहब के पास चलते हैं, लखनऊ से कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। अरशद आजमी साहब, कैसे देखते हैं आप ममता बनर्जी की इस लड़ाई को? कांग्रेस ने सेंटर में उनको, आपकी सेंट्रल क़यादत ने तो पूरा सपोर्ट दिया, लेकिन जब उनकी रैली हुई थी तो ना सोनिया गांधी पहुंची थी ना राहुल गांधी पहुंचे थे। वो आपकी जमीन भी वहां पर खसकारी, इसलिए आपकी स्टेट इकाई कुछ और कहती है। आप लोग बड़ा कंफ्यूज करते हैं। फिर भी आपसे जानना चाहेंगे, कैसे देखते हैं उनके उनकी इस लड़ाई को, जबकि अब वो दिल्ली चलो का नारा दे रही हैं? इमरान भाई, ये कोई नई बात नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। आप अपना बताइए पहले। 5 सालों से जिस प्रकार बदले की भावना से सीबीआई का दुरुपयोग संवैधानिक संस्थाओं पे किया जा रहा है, जो लोकतंत्र के नाम पे बहुत बड़ा खतरा है। अब अभी भाई ने बताया, समाजवादी लीडर ने, कि जिस तरह से इन्होंने उत्तर प्रदेश में बसपा और समाजवादी गठबंधन जब हुआ तब भी इनके सीने पे सांप लौट गया था, और इन्होंने फौरन सीबीआई द्वारा जो है अखिलेश जी को प्रताड़ित करने की कोशिश की थी। उसके फौरन बाद मायावती जी के ऊपर एक अटैक कराया है इन्होंने ईडी का। तो ये इनकी जो धारणाएं हैं, जो इनकी जिज्ञासा है, वो सामने नजर आती है। उड़ीसा में भी एक महिला के खिलाफ इन्होंने कार्रवाई करवा दी थी। अब ममता बनर्जी की बहुत सक्सेस महागठबंधन की जो रैली हुई उसको भी देखा नहीं गया इनको, और फौरन बिना कोर्ट के आदेश के, बिना गृह सचिव के, बिना प्रदेश सरकार की सहमति के, प्रदेश के इतने बड़े अधिकारी के वहां 30 से 40 लोग दाखिल हो जाते हैं। फिर दोनों में इतना बड़ा तनाजा खड़ा हो गया। ये गलतियां लगातार ये कर रहे हैं। फौरन ममता बनर्जी को इनकी एजेंसियां विलेन के तौर पर प्रेजेंट करना शुरू कर दे रही हैं। राज्यपाल के पास फौरन इस्तीफे की मांग चली जा रही है, जो बड़े शर्म की बात है। बीजेपी सरकार अगर इतनी ही अपने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ थी, तो उन्होंने चिटफंड के खुलासे का राज का फाश करना था, तो अपने पार्टी के अंदर बैठे मुकुल राय क्या उनको नहीं दिखाई दे रहे हैं? क्या बीजेपी में कोई दाखिल हो जाता है तो क्या कौन सी वॉशिंग मशीन है बीजेपी? जो एक अपराधी, जो एक आरोपी दाखिल होता है वो दूध हो जाता। ठीक है सर, आ रहा हूं आपके पास। अरशद आजमी साहब, आपने मेरे सवाल का जवाब दिया ही नहीं, बीजेपी पर ही टारगेट आपने रखा, लेकिन ममता बनर्जी एक चेहरा बनकर उभर रही है, ये भी हमें सोचना होगा। आज उन्होंने धरना खत्म किया, लेकिन लड़ाई खत्म नहीं की है, और ये लड़ाई वो लेकर आगे जाना चाहती हैं, उनको पता है। और ये बात हम बार बार कह रहे हैं कि जमीन की लड़ाई में ममता बनर्जी बेजोड़ हैं, और वो पूरी कोशिश करती हैं कि लोग जमीन पर आकर के लड़ें, उसमें वो हमेशा कामयाब रहती हैं। उनको आता है उस तरह से लड़ना, और उन्होंने वो कर दिखाया। उन्होंने इस मुद्दे को लपका, और उसके बाद उन्होंने अपनी सियासत अपने तरीके से की, जिसके लिए वो जानी जाती हैं। चलिए, मैं आगे बढ़ता हूं और मैं आ जाता हूं अब मनीष गुप्ता जी के पास, जो कि सियासी तज्जियाकार है। सर, मेरी बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो एक बड़ी जानकारी दे दूं आपको, एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं। जब भी कोई इस तरह का फैसला होता है, आज सुप्रीम कोर्ट ने किया, सही मायनों में जो आम जनता है ना, वो अखबार को 3 बार पढ़ती है। वो कहते हैं, इधर भी कह रहे हैं कि हम जीते, सच्चाई क्या है, और 3 बार पढ़ने के बाद भी उसे समझ नहीं आता कि सच क्या है, किसकी जीत हुई। हमारी भी जय जय, तुम्हारी भी जय जय, लोकतंत्र की जय है। वो कहते हैं लोकतंत्र तो हम बचा ही रहे हैं। खैर, तो ये तो हम सब जानते हैं और समझते हैं कि जीत किसकी है। इसमें देखें, ये है क्या, दरअसल अपनी कमजोरी को अपना हथियार बनाने का काम इस बार ममता दीदी ने कर दिया। तो ये तो अच्छी राजनीति है उनके हिसाब से। देखिए, राजनीति के व्यू पॉइंट से कहें तो बहुत अच्छी चाल है ये। आज तक राहुल गांधी जी पर सिर्फ ये आरोप लगता आया था कि वो प्रधानमंत्री मोदी से टक्कर लेने वाले नेता नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी कोई संवैधानिक पद नहीं रखा, कभी उन्होंने प्रूव नहीं किया। इस आंकड़े को अगर देखें तो ममता दीदी इस मामले में राहुल से बहुत बहुत भारी नजर आती है। तो कहने का, और उनको कांग्रेस से दूरी भी बना के रखनी है, यानी वो सीधे सीधे
इस चाल में कह रही हैं नहीं, प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार तो मैं ही हूं। आप सोशल मीडिया पर भी देखें तो इस तरह की बहार छाई हुई है कि इस हफ्ते की जो है प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार ममता बनर्जी, और लगातार कई हफ्तों तक उम्मीदवार रहेंगी ममता बनर्जी। सही मायनों में कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है। तभी आपने देखा होगा कांग्रेस को जो महोदय थे वो कुछ क्लियर कर ही नहीं पाई, क्योंकि वो खुद डिसीजन डिलीमा में है, क्या करें। मजे की बात है चंद्रबाबू नायडू जो पहुंचे हैं वहां पे, वो एक नई तरह की राजनीति को आकार देने के प्रयास में है। वो कह रहे हैं गैर भाजपा गैर कांग्रेस की कोई ऐसी राजनीति का ढांचा खड़ा किया जाए जिसमें उनकी जिम्मेदारी बड़ी हो, उनका रोल बड़ा हो। तो ये सही मायनों में बड़ी राजनीतिक बातें हैं, बहुत बड़ी बात। यही तो हमारा आज का मुद्दा विषय है। देखिए, हमने इसको पकड़ने की कोशिश की है। चंद्रबाबू नायडू की मौजूदगी में अपना धरना वो खत्म करती हैं और गैर कांग्रेसी, गैर भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा फ्रंट वो तैयार करने की कोशिश में जहां पर वो खुद बड़ी नेता हो, ठीक है, और बाकी सब लोग उनके साथ हैं, उनके साथ आ रहे हैं। जैसा कि तेजस्वी भी पहुंचे थे और भी बहुत सारे लोग पहुंचे, अखिलेश पहुंच गए जी, यानी इन्होंने भी कांग्रेस कोई सीट नहीं छोड़ी है जी। तो बहुत बड़ी बात है। मैं विभूति नारायण राय जी से की तरफ जाना चाहूंगा। फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं विभूति नारायण जी, आप इस वक्त हमारे साथ हैं। चलिए, विभूति नारायण जी को हम अपने साथ जोड़ेंगे। एक्स डीजी हैं, फॉर्मर आईपीएस हैं। मैं अब कानूनी पहलुओं को समझने के लिए पहुंच जाऊंगा हमारे साथी एडवोकेट राजीव रंजन जी की तरफ। राजीव जी, सियासी बातें तो हम करेंगे, बहुत बड़ी सियासत है इसके पीछे, लेकिन मैं आपसे एक बार फिर, क्योंकि हम लगातार, मैं 3 दिनों से हमारे एक्सपर्ट से कानूनी पहलुओं को भी समझ रहा हूं। शिलांग में राजीव कुमार जी से अब पूछताछ होगी, इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जाएगा। ये विक्ट्री किसकी है? कोर्ट के इस आदेश को हम किसके फेवर में देखें सर, ये तो अभी तक बता दीजिए। मैं आज सुबह से समझने की कोशिश कर रहा हूं, आप ही बता दीजिए सर। ये जो विक्ट्री है संविधान की विक्ट्री है, कॉन्स्टिट्यूशन की विक्ट्री। मैं समझता हूं किसी पार्टी के बेस पे इसको एनालाइज नहीं किया जा सकता है कि विक्ट्री किसकी है। एक्चुअली इमरान साहब क्या हुआ था कि 2014 में 9 मई 2014 को सीबीआई को ये मैंडेट मिला था कि आप इसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे, क्योंकि इस केस में शारदा घोटाला में, शारदा स्कैम में आपको सबको, पूरी जनता को पता है कि 1000 करोड़ से ज्यादा रुपयों की घोटाला है, स्कैंडल है इसमें। तो जब 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को इस केस को सौंपा और कहा कि आप इसका इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली मैं बताना चाहूंगा कि जब एक बार इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर कर दिया जाता है, उसके बाद इस सीबीआई का 100% डिस्क्रिशन होता है कि उस मामला का तहकीकात करेगा, उसको इंट्रोगेशन करेगा। आप देख रहे हैं कि इस मामले में जो 160 की नोटिस गई है, जो आप देख सीबीआई के द्वारा एफिडेविट भी फाइल की गई है सुप्रीम कोर्ट में। अक्टूबर 2017 से लेकर अभी तक राजीव जी के पास, जो आईपीएस ऑफिसर हैं, कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं और पहले एसआईटी के चीफ थे, उनके पास नोटिस जाती है। नोटिस जाने के बावजूद भी वो इंट्रोगेशन ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। तो इसका रीजन कौन बताएगा? वो तो वो बताएंगे क्यों नहीं आना चाह रहे थे, क्या तथ्य वो छुपाना चाह रहे थे। कहीं ना कहीं एविडेंस में कहीं ना कहीं टेम्परिंग थी। अब उसका आप इस चीज से, जब सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर, आप आज का ऑर्डर आप कहेंगे तो 2 लाइन में मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं जनता को भी बताना चाहता हूं कि ऑर्डर में जो कि 2 एप्लीकेशन आज सुप्रीम कोर्ट के पास लगा था, और 2 एप्लीकेशन के बाद इसमें आप कह सकते हैं कि जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी जी और हमारे जो सीबीआई की तरफ से केको वेणुगोपाल जी और तुषार मेहता जी सॉलिसिटर जनरल इसमें अपीयर हुए थे। इसमें क्या आया था कि हैविंग हर्ड लर्नेड काउंसिल फॉर द पार्टीज बी डायरेक्ट श्री राजीव कुमार, कमिश्नर ऑफ पुलिस कोलकाता, टू अपीयर एंड मेक हिमसेल्फ अवेलेबल बिफोर the investigating agency, namely the Central Bureau of Investigation (CBI), and to faithfully cooperate with the investigation agency at all times. ये कहा पहले क्लियर कट। सर मैं इसको और आपसे समझता हूं, अभी 2 मिनट में आपकी बात पूरी हुई सर, मैं आ रहा हूं आपके पास, आऊंगा, बहुत सारी बातें आपसे करूंगा। मैं जरा विभूति नारायण राय जी की तरफ जाना चाहूंगा, फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। आप साबिक आईपीएस ऑफिसर रहे हैं। आपसे मैं बस इतना जानना चाहता हूं सर, आज जो कुछ हुआ, कोर्ट ने अपना इस मामले में अपना मौक़िफ़ साफ कर दिया है, लेकिन ये इस पर जो सियासत हुई वो भी ठीक है, लेकिन मुझे बता दीजिए कि आसानी से जो हो सकता था वो होता क्या, तरीका क्या होता अगर पहले से अगर ये होता। अगर हम फेडरल सिस्टम को सभी कह रहे हैं कि ध्वस्त करने की कोशिश की गई है, दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं, तरीका क्या होता, आसानी से क्या हो सकता था जो नहीं हुआ? देखिए, सीबीआई एक सेंट्रल एजेंसी है और वो भी लॉ के एम्बिट में काम करती है। ऐसा नहीं कि वो लॉ के बाहर है।
इस मामले में सबसे ज्यादा खराब बात तो ये हुई कि एक नया डायरेक्टर सीबीआई अगले 12 घंटे में वहां आने वाला था, उसका इंतजार नहीं किया गया और जल्दीबाजी और उतावली में सारी कार्रवाई हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी। ये आप इंतजार कर सकते थे, 12 घंटे बाद नया डायरेक्टर सीबीआई आ रहा था, उसे हैंडल करता। एक तो चीज ये थी। दूसरी ये है कि आप कमिश्नर पुलिस के घर पे जा रहे हैं और बिना किसी सर्च वारंट के, फिर आपने पिछले 2 दिन, लेकिन सर कोर्ट का ऑर्डर हो तो सर्च वारंट की उतनी जरूरत नहीं होती जैसा कि दलील दी जा रही है। आई अब पिछले 48 घंटे से आप एक पब्लिसिटी कर रहे थे कि वो गायब है, मतलब एब्सकॉन्ड कर रहा है जैसे कमिश्नर पुलिस सोशल मीडिया पर और सारे उसमें, तो ये तो एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आप तफ्तीश कर रहे थे, आप किसी पॉलिटिकल एजेंडा के तहत पब्लिसिटी कर रहे थे, ये कैंपेन कर रहे थे, ये गलत बात थी। आप अगर कमिश्नर पुलिस आपके बुलाने पर नहीं आ रहा था तो आप सुप्रीम कोर्ट को जाके बता सकते थे कि देखिए आपके आदेश से हम जांच कर रहे हैं और ये कमिश्नर पुलिस उसमें सपोर्ट नहीं है, उसमें कोऑपरेट नहीं कर रहा। तो ये सारी की सारी पूरी चीजें इनको देखने की जरूरत है। क्या इतने उतावलेपन की जरूरत थी? क्या बिल्कुल उतावलापन किया भी और फिर गिरफ्तार भी हो गए और सियासत भी इस पर जमकर हो रही है। अब अपने अपनी सियासत अपने अपने ढंग से सब चमका रहे हैं। सर मैं आऊंगा आपसे बहुत सारी बातें समझने के लिए। एक छोटे से ब्रेक का इशारा हो रहा है, फिर हम इस चर्चा को अपने खास मेहमानों के साथ आगे बढ़ाएंगे। ये कंक्लूजन है जो 3 दिन में चल रहा है, उसका बहुत अच्छे से इस चर्चा को समझिएगा। मैं एक बार फिर विभूति नारायण राय जी की तरफ जाना चाहूंगा। फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साबिक आईपीएस हैं। सर आप बता रहे थे इतनी उतावलापन, इतनी जल्दबाजी क्यों थी, लेकिन मेरा एक सवाल यह है कि सीआरपीसी में अगर आपको 4 बार नोटिस दिया जाए, उसके बाद भी अगर आप हाजिर नहीं होते हैं तो फिर कार्रवाई तो करनी पड़ती है, ये भी तो नियम है। नहीं, बिल्कुल कार्रवाई करनी पड़ती। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कार्रवाई नहीं करनी पड़ती। क्या करनी पड़ती है अभी आईपीएस महोदय जी, आप बताइए। एक मिनट सुन लीजिए राजीव जी, महेश जी आऊंगा आपके पास जी। कार्रवाई तो करनी ही चाहिए, लेकिन कार्रवाई का एक तरीकेकार होता है। इन्होंने रात में आप 9 बजे 10 बजे किसी के घर जाएं, आप अगर आपके समन करने के बावजूद कमिश्नर पुलिस राजीव आपके यहाँ नहीं आ रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से आप जांच करें, आप सुप्रीम कोर्ट को बता सकते थे। नहीं, सुप्रीम कोर्ट इसमें आई है। सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि देखिए, इसे इस तरह से देखिए कि सीबीआई में अगले 12-14 घंटे में एक नया डायरेक्टर आने वाला था, आपने उसका इंतजार नहीं किया। क्या फर्क पड़ता है? इससे क्या नहीं सर, इससे फर्क क्या पड़ता है? इससे क्या फर्क पड़ता है सर? इससे बहुत फर्क पड़ता है। जैसे जो ये ऑफिशिएटिंग डायरेक्टर साहब जो काम कर रहे थे पिछले महीने भर से, ये बहुत सारी चीजें इसमें संदिग्ध हैं जी। ये नहीं करना चाहिए और यहाँ भी इंतजार कर लेते, नया डायरेक्टर आता वो प्लान करता और उसे कराता। नहीं, आपका ये कहना है कि नागेश्वर राव साहब जो थे, जो वो नाकाबिल आदमी है, एक नाकाबिल आईपीएस अफसर हैं, एक आप आईपीएस होके ये कह रहे हैं कि सीआरपीसी में 4 नोटिस होने के बाद एक आदमी को कुछ नहीं किया जाना चाहिए, उससे पूछताछ नहीं होना चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं? सालों से ये नोटिस दे रहे थे, ये 5 साल। क्या बात आप कर रहे हैं सर? उसमें ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने बैंड आपको सीआरपीसी सिखाना पड़ेगा। देने के बाद 5 साल से नोटिस दे रहे थे, 5 साल और नोटिस दे। बार-बार नोटिस देना पड़ता है, क्यों देना पड़ेगा नोटिस? सर एक्ट और लॉ सुनते चलिए, उनको भी सुनते चलिए सर। सीनियर आईपीएस रहे हैं। नहीं, सीनियर आईपीएस होने का मतलब सुन तो लीजिए ना, फिर जवाब ऑफिस में जाना चाहिए था। ऑफिस में आप घर पे किसी के 9-10 बजे जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी। अरे मिश्रा जी, ठीक है सर, ठीक है सर। इमरान नारायण जी, अब महेश जी जवाब दीजिए। इमरान साहब एक मिनट राजीव जी, एक मिनट राजीव जी, एक मिनट महेश जी जवाब दीजिए। मैं इस पर एक बात एक मिनट सर, आ रहा हूँ आपके एक करके इमरान साहब, ये विभूति मैं आपसे पूछना चाहता हूँ महेश जी, इतनी जल्दबाजी क्यों? देखिए आला अफसर भी रहे हैं, वो भी सवाल उठा रहे हैं। अच्छा ठीक है, इतनी जल्दबाजी क्यों? इसके पीछे आपकी भी तो कोई सियासी मंशा थी ना, आप उसको भी कैश कराने की फिराक में थे, क्योंकि बड़ी रैली ममता बनर्जी ने वहां पर कर दी थी, आप भी वहां पर फाइट में हैं, आप भी तो अपनी सियासत खेल रहे हैं ना, उसको हम ऐसे क्यों ना देखें? आप बिल्कुल, आप उसको सियासत के नजर से देखिए, हम देखेंगे उसको सियासत बिल्कुल देखिए। मैं कह रहा हूं देखना भी चाहिए, हम उस सियासत को हम भी आगे अब बढ़ाएंगे, इसमें हम चुप रहने वाले नहीं हैं। लेकिन सबसे पहले ये विभूति नारायण मिश्रा साहब जो एक रिटायर्ड आईपीएस अफसर हैं, मुझे ये बता दे कि अगर ये लाट साहब नहीं होते, राजीव कुमार साहब इनके तरह, तो ये अगर एक कॉमन आदमी होता जिसको 4 बार पुलिस अगर सीआरपीसी में अंडर सेक्शन 160 में नोटिस सर्व की होती, उसको घर से अरेस्ट करती या नहीं करती? इस्तेहारे गोगा देना पड़ता या नहीं देना पड़ता?
बड़ी सीधी बात है। आप मुझे जरा एक बार सुन लीजिए। आईपीएस इसका जवाब महोदय तो ये सुनिए। बता दीजिए, इसका जवाब दे दीजिए। हाँ वो दे रहे हैं। आप सुनना चाहें तो मैं जवाब ही हाँ दे सर, दूं, आप बोलिए। सुनना नहीं चाहते। एक तो मेरा नाम जरा सही प्रोनाउंस करिए, गलत नाम प्रोनाउंस कर रहे हैं। मैं माफी चाहूंगा उसके लिए। विभूति नारायण राय सर हैं जी। हाँ, दूसरी चीज ये है कि देखिए साधारण आदमी भी होगा तो आप उसके ये रात में 9-10 बजे तो वहाँ जाते हैं। 9-10 बजे कोई नहीं गया है, आप गलत बोल रहे हैं। नहीं गए तो थे, देखिए गए तो आदि ये सारा ड्रामा उसी समय हुआ सर। नहीं, सुनिए ना, सुनिए। उनको तो सुन लीजिए पहले, फिर मैं आऊंगा ना। दफ्तर में जाकर के इंट्रोगेट करते, किसी घर जा रहे हैं, 4 बार से कह रहे हैं कि पता नहीं क्या वहाँ क्या इतनी बड़ी आपके लिए इमरजेंसी आ गई थी। ये सब देखिए सर 3:30 बजे ब्रेकिंग न्यूज था ये। ठीक है, 3:30 बजे ठीक है सर, ब्रेकिंग मैं आपका न्यूज मौक़िफ़ समझ गया, आपका मौक़िफ़ समझ गया। महोदय साहब 3:30 बजे मनीष कुमार जी आप क्या समझ, देखिए वो ये कहने की वो देखिए कैसी बात कर रहे हैं? एक मिनट, उन्होंने फील्ड में काम किया है, वो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये समझाने की आईपीएस हो या आईएएस हो। सुनिए सर महेश जी, एक मिनट मनीष जी, वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये नहीं भी होता तो भी काम हो सकता था। ये हमारे कुछ देश का नहीं, दुर्भाग्य है। इतनी कोई बड़ी अर्जेंसी हाँ नहीं। मैं समझ गया सर, आपका मौक़िफ़ समझ गया। एक मिनट मैं आऊंगा। मनीष जी आप पहले जवाब दीजिए एक एक करके सर। आप वैसे जनता को देखिए क्योंकि ना, आप लाट साहब है ना, लाखों रुपया जो लाट साहब है, कलेक्टर साहब और एसपी साहब को नोटिस नहीं दिया जा सकता। आप लोग सारे लगे हुए हैं, अपना विचार है, आपके अनुसार थोड़ी इस चर्चा में अगर एक एक बात नहीं होगी ना तो फिर मजा नहीं आएगा, टेक्निकल पहलू ही नहीं उजागर हो पाएंगे कि हो क्या रहा है। एक एक बताइए, हर एक देश के नागरिक को सीआरपीसी संविधान कानून के तहत मानना आप चाहिए। बता दीजिए महेश जी, मैं आपके पास भी आऊंगा इत्मीनान से। उन्होंने ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। अगर हम सारधा से शुरू करते हैं कि उसमें या चिटफंड घोटाले में ममता दीदी का उसमें हाथ या उनकी पार्टी का हाथ है या नहीं है, ये तो समय बताएगा। लेकिन ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि अपने समय में होने वाला, चाहे हम दोषी हैं या नहीं है, कांड को किसी तरीके से दूसरे के टेनोर में निकाला जाए। ये तो वही हुआ कि मेरे सीमा क्षेत्र में कोई लाश मिले तो बस उसे उठा के दूसरे थाना क्षेत्र में पटक दो। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि देखिए एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर ये बात कह रहा है कि इंतजार कर लेते, अरे आज मेरा टेनोर है, आज मेरी जिम्मेदारी है, आज की मैं तनख्वाह ले रहा हूं तो आज मैं काम क्यों ना करूं। आपको ये, वो भी आईपीएस ऑफिसर है, उसको आपको मोरल को बूस्ट करना चाहिए कि नहीं तुमने ठीक किया, जाने से पहले अपने सर पे झंझट लेने की तुमने हिम्मत दिखाई और ये दिखाया कि अगर कोई काम तो करना चाहिए। अरे नया अफसर आएगा, वो पहले 4 दिन फाइलों को ही समझेगा, तो अब चाहते कि ये चीजें टलती रहें। इस टालने की अदा ने ही इस देश का सत्यानाश कर रखा है। ठीक है राघवेंद्र जी, आप कैसे देखते हैं जो बात विभूति नारायण राय साहब कह रहे हैं? विभूति नारायण जी जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं और ये सहमत नहीं, तो मैं इनसे यही कहूंगा, ये वो नहीं है हो जो तुमको पसंद वही बात करेंगे, तुम अगर दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे, वो अपने अनुसार कहेंगे, आपके अनुसार नहीं कहें। और सबसे बड़ी बात है सीबीआई की बात है, जब इनका पूरा कार्यकाल निकल गया, इसके बाद सीबीआई का हमारा गठबंधन हुआ, सीबीआई अगले ही दिन पहुंच गई है। और के नागेश्वर राव, क्यों पहुंच गई? के नागेश्वर राव आपके बैठाले हुए पिट्ठू हैं। और सबसे बड़ी बात बीजेपी के जब उनको कहा गया था, कोर्ट का ये निर्देश था कोई भी नीतिगत फैसला नहीं ले सकते, इसके बाद भी उन्होंने अखिलेश जी पे एफआईआर दर्ज करी। वही है जब प्रधानमंत्री कोलकाता में जाते हैं और अपनी रैली में नाम लेते हैं राजीव कुमार का, देश का प्रधानमंत्री राजीव कुमार का नाम लेते हैं, उसके आपने देखा 40 घंटे के अंदर सीबीआई उनके यहाँ पहुंच गई। ये तो इनका हाल बुरा हुआ, क्योंकि आप जैसा करोगे खुद भ्रष्ट है, सीबीआई खुद भ्रष्ट है और भ्रष्ट है, इसीलिए उंगली उठ रही है। इसीलिए उन्होंने ममता दीदी ने बहुत अच्छा किया कि सीबीआई को पिंजड़े में बंद कर दिया और 56 इंच के सीने वाले लोग वहां पर नतमस्तक हो गए। ममता दीदी ने ये तो अच्छा किया, मैं मान लिया। ये तो देश में ये तो उनका जिगर है कि 56 इंच के सीने वाला भी नतमस्तक हो गया उनके इमरान साहब जी। मैं एक संभावना पैदा हुई है, मैं ये कह रहा हूँ यही सीबीआई जी, अब आपने कह दिया ना, अब उनको सुनिए ना। गुजरात में राज्यसभा का चुनाव हुआ था अहमद पटेल का, ठीक है, सीबीआई कांग्रेस के नेता आपने इल्जाम लगा दिया ना, आपने अपना पक्ष रख दिया। अब चलिए महेश जी आप अपनी बात रखिए, फिर मैं आऊंगा राजीव जी के पास। अहमद पटेल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो चीज अभी ऑर्डर आदेश पारित किया हुआ है उसको सुनोगे तो सपा वाले कहेंगे हमारे प्रवक्ता ने क्या बोल दिया। ऐसे मत बोलो। अब आप पहले सोच लोगे आप क्या बोल रहे हो। इमरान साहब एक बात, सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं। पूरे सियासत में, इस पूरे सियासी ड्रामा में एक चीज भाजपा को जरूर सियासत करनी चाहिए मेरे ख्याल से। मैं ऐसे इस बात को पूरी तरह से सहमत हूं कि गैर भ्रष्टाचारी जितनी पार्टियां हैं
जिसमें नवीन पटनायक आते हैं, केसीआर आते हैं, या जो लोग भी आते हैं जिन्होंने ममता के इस स्टैंड को सपोर्ट नहीं किया है, उन लोगों को किसी न किसी तरह से इस बात का एफिलिएशन मिला है, किसी न किसी बात की प्रामाणिकता मिली है कि अब इस देश में भ्रष्टाचारी और गैर भ्रष्टाचारी दो तरह की सियासी पार्टियां बनी हुई हैं। एक जैसे ही भ्रष्टाचारी को कोई किसी तरह से घेरने की कानूनी रूप से अपने आप पवित्र होते चले जाते हैं, तो उसके लिए आप सभी पवित्र होते चले जाते हैं। गीता घोष यादव जी मुकुल राय नहीं, मुकुल राय मैं बता रहा हूँ ना, और बहुत सारे नाम। मुकुल राय क्या कार्रवाई की जी नहीं, और एक बात और सुनिए, इस मामले के इसी शारदा चिटफंड के या तो जेल में है कुछ लोग या फिर भारतीय जनता पार्टी में, ये भी देखने और समझने की बात है। एक बात जरूर पूछना चाहूंगा। अरे है आप क्या लोग आए छोड़ के आ रहे हैं? मुकुल राय पे इल्जाम नहीं है। इमरान भाई एक बात पूछना चाहूंगा। मुकुल राय पे इल्जाम है, समाजवादी पार्टी। सुनिए मेरी बात, मैं एक बात समाजवादी पार्टी के नेताजी से पूछना चाहता हूं कि अभी इन्होंने कहा सीबीआई भ्रष्ट है, तो ये आज से भ्रष्ट है या 50 साल से भ्रष्ट है? एक बात इन्होंने ये कही कि जो के नागेश्वर राव हैं ये भ्रष्ट हैं। तो भाई अब मुझे पहले तो बता दें, मैं तो इंडिपेंडेंट व्यक्ति हूं, ये आने वाले जो अपने सीबीआई के डायरेक्टर हैं ये भ्रष्ट हैं कि इनके पहले से फैसला कर दो ये किसकी पार्टी के आदमी हैं, ताकि आपका डिसीजन आने वाले समय में चेक हो कि भाई जो इन्होंने कहा है वो ठीक है। अभी जवाब दे रहे हैं। आलोक वर्मा को क्यों हटाया गया? आलोक वर्मा को क्यों हटाया गया? राकेश अस्थाना को क्यों लगाया? क्यों उनको भी फिर हटाना पड़ गया? क्योंकि जनता का इतना दबाव हो गया, जिस तरीके से ये सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे थे। और रही बात सीबीआई की, पहले भी दुरुपयोग हुआ, बिल्कुल मैं कहना चाहता हूँ सीबीआई का दुरुपयोग बीजेपी में नहीं, इससे पहले सरकारों ने सीबीआई का। चलिए सवाल को लेकर मैं कांग्रेस के पास भी जाऊंगा और हम आज उस पर भी बात करेंगे। चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलकर के एक ऐसा इत्तेहाद, एक ऐसा फ्रंट तैयार करने की कोशिश की जा रही है जो कि गैर भाजपाई गैर कांग्रेसी हो, और वो कितना कामयाब होगा और उसकी तस्दीक राघवेंद्र जी भी कर रहे हैं, क्योंकि वो वहां पर अपने आप को ज्यादा मुफीद समझते हैं, उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी। चलिए इस पर भी हम बात करेंगे, बहुत सारे पहलुओं पर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि 3 दिन से इस मुद्दे पर तो चर्चा चली नहीं, कोर्ट ने आज अपनी बात भी रख दी है, तो दूसरे इस पे उसके जो और भी पॉइंट्स हैं उस पर भी बात करते रहेंगे। बहुत अहम अब बात पर चर्चा कर रहे हैं, वो ये है कि ममता बनर्जी का धरना खत्म हो गया, लेकिन बहुत सारे मैसेज ये धरना दे गया है। तमाम पहलुओं पर हम इसके बात कर रहे हैं। 3 दिन से जो कुछ हुआ वो उसने पूरे देश में अपनी एक जगह बनाई। आगे की सियासत कहीं ना कहीं इसके बिना पर भी होगी, ये सियासी मुद्दा बना रहेगा। ममता बनर्जी जिस किस्म की लीडर हैं वो ऐसे मुद्दों को छोड़ती नहीं है, वो दिल्ली की तरफ बढ़ रही हैं, वो चाहेंगी कि इस मुद्दे को बनाकर रखें। बहुत सारे पहलू हैं और वो सीधा मुकाबला करना चाहती हैं मरकजी हुकूमत से, सीधा कहें तो नरेंद्र मोदी से। वो फाइट सीधा करना चाहती है और ये दिखाना चाहती हैं कि मैंने चैलेंज किया है और मैं ही चैलेंज कर सकती हूं, वो उनकी आदत भी रही है। चलिए हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं, थोड़ी सी राजनीति पर हम और बात करते हैं। खासतौर से ये गैर भाजपाई गैर कांग्रेसी एक सिस्टम बनने जा रहा है, एक फ्रंट बनने जा रहा है। मैं कांग्रेस लीडर अरशद आजमी साहब की तरफ जाऊंगा। अरशद आजमी साहब, आपने मेरे पहले सवाल का भी जवाब ठीक से नहीं दिया था, आप लोग अभी भी इस मामले में कंफ्यूज्ड हैं। ममता बनर्जी आप लोगों को खारिज करते हुए, कांग्रेस को खारिज करते हुए एक सिस्टम, एक फ्रंट बनाने की फिराक में है और उसमें कामयाब भी होती लग रही हैं, और वो दिखा रही हैं कि आप भले ही आगे क़यादत करें, कांग्रेस बड़ी पार्टी होगी, लेकिन चेहरा सिर्फ राहुल गांधी नहीं होंगे, इसलिए वो अपने आप को इस तरह से एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही हैं। आप समझ रहे हैं उनकी सियासत को अच्छी तरह से? देखिए, हम क्या समझेंगे, इस बात को सबसे पहले बीजेपी समझ रही है कि कहीं ना कहीं से ये देखिए गठबंधन के शब्द से घबरा चुके हैं, क्योंकि फिर आप बीजेपी पे आ गए। आप अपना तो बताइए, कांग्रेस का क्या मौकिफ है इस धरना, इस प्रदर्शन, इस धरने के बाद? नहीं, इस धरने को चंद्रबाबू नायडू ने देखिए आगे समाप्त करवाया। ये चंद्रबाबू नायडू खुद एक बीच की कड़ी है गठबंधन जो बन रहे हैं। कौन से क्योंकि देखिए हम बताएं आपको, आप अगर मेन मुद्दे पे अगर आ जाएं तो बीजेपी का जो गिरता हुआ जनाधार, नहीं ये कुछ और पूछ रहे हैं, बीजेपी नहीं पूछ रहे हैं आपसे। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं सर कि आप कह रहे हैं ठीक है चंद्रबाबू नायडू एक कड़ी है, तो कौन से मामले की, कौन से फ्रंट की कड़ी है जिसमें आप हैं? क्या आपको तो ये लोग खारिज करते जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश से भी आपको किनारे लगा दिया, ममता बनर्जी भी इसी फिराक में है कि आपको जो है किनारे लगा दें और अपना नाम आगे रख रही है। किनारे कोई नहीं लगाए, सब मिलजुल करके मोदी के खिलाफ पूरे देश में। हाँ, अब आपने सही कहा कि सबका काम यही है कि मोदी के खिलाफ। ठीक है, वो तो है ही ना, वो तो है ही ना, उसमें कोई शक की बात है क्या? इस तरह के कार्य कर रही है, गठबंधन के नाम पे इनको डर लगता है। ये पहले कांग्रेस मुक्त का नारा लगाते थे, अब जो है विपक्ष मुक्त का नारा लगाने लगे। बहुत सदी हुई बातें आप कर रहे हैं, और मेरे सवाल को जिस तरह से आप घुमा रहे हैं ना, मैं समझ रहा हूँ
मैं समझ रहा हूं। अभी कोई उससे समझ में आ रहा है कि मैं दूसरे बड़े प्रवक्ताओं को और भी प्रवक्ताओं को आपको सुन रहा था, वो भी बड़े कंफ्यूजन में वो घुमाते हैं सवाल को, बहुत हिसाब से घुमाते हैं और वो फिर भाजपा की तरफ ही ले जाते हैं, वो इधर ज्यादा बात नहीं करना चाह रहे हैं, हम समझ रहे हैं सर। चलिए मैं एक करके आप लोगों से इस बारे में बात करता हूं। राघवेंद्र जी आप ही बताइए, ये जो फ्रंट तैयार हो रहा है, आप बड़े खुश हो रहे हैं, आप लोग अपनी जगह इसमें देखते हैं, समाजवादी पार्टी तो देखती है, कैसा ये होगा और ये किस तरफ बढ़ेगा? देखिए, हमारा सीधा उद्देश्य है कि पहले उत्तर प्रदेश में हमारा यहाँ जहाँ वर्चस्व है, हम वहाँ से बीजेपी को साफ करने का काम करेंगे। इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो अमित शाह जी, जिनका अभी नारा आया कि 74+। मैं तो कई बार कहता हूँ कि आप अपना गणित ठीक कर लीजिए, 7+4 कर लीजिए और 11 हो जाते हैं, और उत्तर प्रदेश से और पूरे देश से आपको 9-2-11 करने का काम करेंगे हम लोग। और ये गठबंधन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आपने कौन सा वाला हमारा, देखिए ये जो हमारा गठबंधन, अब हमारा तो गठबंधन हो चुका, उत्तर प्रदेश के अंदर हो चुका है, सब अपने अपने राज्यों में, सबका सुनिए, सबका अपने अपने राज्यों में प्रभाव, और हम अपना प्रभाव का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश में करेंगे। और आपने देखा होगा कि जिस तरीके से ममता बनर्जी को सपोर्ट किया ना, इसलिए बिल्कुल बिल्कुल सपोर्ट करेंगे उनको सपोर्ट करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में मैं बता रहा हूँ स्पेशली, जहाँ योगी आदित्यनाथ बहुत सारे राज्यों में, कलकत्ता में भी गए और बहुत सारे राज्यों में गए कि स्टार प्रचारक के तौर पर, जहाँ उपचुनाव हुआ, सुन लीजिए थोड़ा धैर्य रखिए, उपचुनाव हुआ तो जहां इनके मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री अपनी सीट गंवा बैठे, कैराना में भी चले गए, नूरपुर भी हार गए, क्योंकि ये मौखिक केवल गठबंधन था। अब ये गठबंधन हुआ है मजबूत, अब इनका सफाया होगा, इनके बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नेता है। नहीं सुनिए आप राघवेंद्र जी, सुनिए ना, केसीआर इस तनाजे में नहीं थे। इस 3 दिन के जो ये पूरा हुआ मामला, उसमें केसीआर नहीं थे, और भी लीडर नहीं है। आपके लीडर नवीन पटनायक नहीं थे, आपके लीडर अखिलेश यादव ने सपोर्ट किया, मायावती चुप रही, मायावती ने कुछ नहीं कहा ऑफिशियली, और ठीक है। मुझे आप समझिए, मेरे सवाल को समझिए ना, मैं उत्तर प्रदेश की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं एक और तो फ्रंट तैयार हो रहा है ना, उसमें आप लोग अपनी जगह कहां देखते हैं, वो भी तो लड़ेगा ना भारतीय। मैं कह रहा हूं ना, मोदी से लड़ेंगे वो लोग, सब मोदी से लड़ने के लिए, तो कैसे? और उनकी लीडर के तौर पर ममता बनर्जी उभर रही है ना, देखिए ना कैसे लड़ेंगे आपके गुप्ता जी, वो तो बता ही नहीं रहे कांग्रेस वाले, ये भी नहीं बता पा रहे गुप्ता जी इन्होंने भी कांग्रेस को स्थान दिया नहीं है, राहुल गांधी को और सोनिया गांधी। गुप्ता जी आप परेशान क्यों हो रहे हैं? ये हमारा काम है, आप विश्लेषण करिए, देखिए, राजनीतिक विश्लेषण का काम होता है कि वो अपना विश्लेषण करे। हमारा अपना राजनीतिक दाव है कि हम किस तरीके से चलते हैं और किस तरीके से इनका राघवेंद्र जी आप जी राघवेंद्र जी से बेहतर मैं अरशद जी के पास पूछूं। अरशद जी आप ये तो मानिए कम से कम कि ममता बनर्जी ने बड़ी चतुराई से मुकाबला जो है भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच करवा लिया है, बहुत हिसाब से उन्होंने लेफ्ट और कांग्रेस का जो इत्तेहाद था या जो सपोर्ट था उसको किनारे करवा दिया वेस्ट बंगाल से। भारतीय जनता पार्टी अभी भी वहां पर परंपरागत पार्टी नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, तो मजबूत कौन दिखता है? टीएमसी। नहीं, देखिए, ममता बनर्जी जो भी काम कर रही हैं, एक अच्छा काम कर रही हैं, और उनको ये पता है कि पहले देश बचाना है, बाद में हम आपस के अपने गठबंधन की लड़ाई जो है कौन आगे रहेगा। गलत है क्या? पहले तो देश बचे, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह दुरुपयोग हो रहा है, संवैधानिक संस्थाओं पर जिस तरह अटैक हो रहा है, आलोक वर्मा को हटाया गया, रिजर्व बैंक के उर्जित पटेल पर प्रेशर डाला गया कि वो रिजाइन देके चले गए, तो ये बड़ी बड़ी घटनाएं हैं जो पहले देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है। हम गठबंधन की, हमारी कोई लड़ाई नहीं है आपस में, हमारी पोस्ट पोल गठबंधन ये है, इसको मान के चला जाए, और सब लड़ रहे हैं इस लड़ाई को, आपस में सब एक साथ मिलेंगे, क्योंकि सबका लक्ष्य एक ही है, मोदी लेकिन सबसे बड़ी पार्टी खारिज भी होती जा रही है, क्षेत्रीय पार्टियां सरकाती जा रही हैं, इसको भी तो देखना पड़ेगा ना। ये खेल भावना से खेल रहे हैं, जीतना अभी इस लड़ाई को अभी कैसे कह सकते हैं खारिज हो रही है? अभी तो इलेक्शन आने दीजिए। ठीक है सर, चलिए मेरे पास वक्त बहुत कम है, 30 सेकंड में आप तमाम लोगों का मैं फाइनल कमेंट लूंगा इस पूरे 3 दिन के घटनाक्रम पर। आइए शुरुआत करते हैं, हम सियासी पार्टियों से करते हैं। महेश वर्मा जी आपसे शुरुआत करते हैं, 30 सेकंड में अपनी बात रखिए। देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि इस देश में कोई लाट साहब हो, ठीक है ना, या कोई नौकर साहब हो, वो किसी भी पॉलिटिशियन के गोद में बैठ जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है कानून के दायरे से बाहर हो जाएगा। और इस तरह की सियासत जो है, जो भी सियासी पार्टी इस तरह की सियासत करती है कि वो भ्रष्टाचारी नौकरशाह को इस तरह का संरक्षण देती है और इस तरह से कानूनी रूप से जो है उसको मतलब रोकती है किसी भी एजेंसी को, तो ये निहायत ही गलत है। और मैं ये मानता हूं कि इस देश में इस चीज को कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। राजीव रंजन जी फाइनल कमेंट कानूनी पहलू के मुताबिक। आज का जो मैटर में आपको मैं पहले बता रहा था कि जो एप्लीकेशन
पे इसमें कंटेम्प्ट पिटीशन पे भी नोटिस हुआ है। तो कंटेम्प्ट पिटीशन पे नोटिस का रीजन ही वही है कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया था उसको उन्होंने ओबे नहीं किया, डिसओबे किया था। अगर सुप्रीम कोर्ट को 1% भी लगता कि नहीं इस कंटेम्प्ट पिटीशन में 1% का भी दम नहीं है, इसमें किसी प्रकार का तथ्य नहीं है, तो उसको एडमिट नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट ने आज के ऑर्डर में क्लियर किया है, चीफ सेक्रेटरी को किया है और वहां की गवर्नमेंट को किया है। इसके बाद ये भी कहा है कि आपको इन पर्सन भी अपीयर होना पड़ेगा कोर्ट में। ये बहुत बड़ी बात है वेस्ट बंगाल के लिए, वहां की जो ऑफिसर्स हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी बात है। इससे ये पता चलता है कि उन्होंने तो कुछ ना कुछ इसका डिसओबे किया है। राघवेंद्र जी आप अपना फाइनल कमेंट दीजिए और मुझे उम्मीद है कि आप उस पर सियासी आप अपना मौकिफ रखेंगे। देखिए, निश्चित रूप से जो ये गठबंधन होना जा रहा है इसका काम जैसे बहुत सारा प्रचारित किया जाता है, मोदी वर्सेस साल किया जाता है, तो मैं भी कहता हूँ 47 पार्टियों की बैसाखी पे टिके हुए मोदी अगर अकेले बहुत सक्षम होते तो अकेले लड़ते। तो हम लोग अभी तो कुछ पार्टियां जुड़ी हैं, इनके पेट में दर्द होने लगा और सीबीआई जैसी संस्थाओं का ये दुरुपयोग, ईडी जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये देश में नहीं होना चाहिए। अगर संवैधानिक संस्थाओं को बचाना होगा तो इनको देश से बाहर करने का रास्ता हमें दिखाना पड़ेगा और ये बहुत जरूरी है और ये समाजवादी पार्टी ये जरूर करना जा रही है देश में। ठीक है मनीष कुमार जी, बनने जा रहे किसी भी तरह के गठबंधन का एक बड़ा चेहरा ममता बनर्जी भी होंगी, ये उन्होंने आज स्थापित कर दिया इस 3 दिन के घटनाक्रम के बाद। सही मायनों में देश में एक नई तरह की राजनीति शुरू होने वाली है, नया करवट आने वाला है। गैर भाजपा गैर कांग्रेस ये मुद्दा बहुत पहले से उठता आया था, अब ये मूर्त रूप लेने वाला है। जो लोग, और सही मायनों में भाजपा का भी तो इरादा यही था कि कांग्रेस मुक्त भारत, उन्होंने कभी टीएमसी या समाजवादी पार्टी बीएसपी से उनकी दुश्मनी नहीं रही और उनका फोकस नहीं रहा, उनका फोकस सिर्फ कांग्रेस को बाहर करना था। तो मैं समझता हूं इस परिस्थिति में ममता के स्ट्रांग होने से भाजपा को निश्चित रूप से लाभ होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। विभूति नारायण राय जी क्या कहेंगे आप? 30 सेकंड में फाइनल कमेंट सर आपका। विभूति नारायण जी नहीं है हमारे साथ। अरशद आजमी साहब फाइनल कमेंट सर पूरी चर्चा। देखिए, संवैधानिक संस्थाओं पर जो अटैक लगातार चल रहे थे उसके खिलाफ ममता बनर्जी ने जो मुंहतोड़ अभी जवाब दिया है और जिस प्रकार से 30 से 40 लोग अचानक बिना किसी नोटिस के एक प्रदेश के सबसे बड़े अधिकारी के घर छापा मार रहे हैं, इस तरह की घटनाएं देश भर में पता नहीं कितनी इन्होंने 5 सालों में कर डाली है। इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए सभी लामबंद हैं और सब एक साथ खड़े हैं। इन्होंने अपनी विश्वसनीयता रखने वाली सीबीआई का चेहरा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। आप तमाम लोगों का तो परसेप्शन किसके लिए बना, यह आवाम तय करेगी, मोदी के लिए या ममता के लिए। फिलहाल इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए जी सलाम।